द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे सामने जो टॉपिक है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यह लॉ क्या है? व्हाट इज दिस लॉ? क्या डिफाइन करता है? कैसे हम इसको एग्जाम में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, या ये इस लॉ का बेसिक क्या है, इसके पीछे कौन कौन से बेसिक काम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इकनॉमिक्स गुरुजी। तो आज हम इस लॉ के बारे में डिटेल में समझेंगे। आई होप वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि आप इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजी वे से कर सकें। ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सबसे पहली बात तो हम समझेंगे कि यह जो लॉ है वो शॉर्ट रन से रिलेटेड है। शॉर्ट रन, अब शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन, इट इज अ टाइम पीरियड इन विच प्रोड्यूसर कांट चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली। यानी जब प्रोड्यूसर सभी फैक्टर को एक साथ, प्रोडक्शन प्रोसेस में सभी फैक्टर को एक साथ नहीं बदल सकता है, तब उस कंडीशन में यह लॉ जो अप्लाई होता है। अब नहीं बदल सक रहा है मतलब किसको बदल सक रहा है? सिर्फ वन फैक्टर को। वो हम यह मानते हैं, वो जो हम यहाँ पर ले रहे हैं लेबर है। बाकी जो अदर फैक्टर है, कैपिटल या टेक्नोलॉजी या लैंड, उन सबको हम यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है। तो टाइम पीरियड को दो पार्ट डिवाइड करते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन क्या हो गया? जिसमें सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक साथ बदले जा सकते हैं, यानी पूरी पूरी स्केल बदली जा सकती है। इसीलिए लॉन्ग रन से रिलेटेड जो लॉ है उसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। मगर यहाँ पर जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हम द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। सिर्फ एक फैक्टर को बदला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, किसको? सिर्फ एक फैक्टर को बदला जा रहा है, जिसके कारण शॉर्ट रन में किस प्रकार का प्रोडक्शन फंक्शन एक प्रोड्यूसर को मिल रहा है, उसे हम यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, या फिर द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि लॉ क्या है, मतलब ये किस से रिलेटेड, इसका बेसिक क्या है। अब ये लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको अब यहाँ पर समझते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई, यह जो लॉ है वो शॉर्ट रन से रिलेटेड है। अब शॉर्ट रन क्या है? वह टाइम पीरियड जिसमें प्रोड्यूसर सभी फैक्टरों को एक साथ नहीं बदल सकता है। जब डिमांड शॉर्ट रन में एक महीने दो महीने एकदम से बढ़ती है, जैसे कि हम शरबत बनाने वाली एक फर्म का एग्जांपल लें। वो शरबत बनाती है, और जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, उसमें उसके पर्टिकुलर उस ब्रांड के शरबत की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। तो वो प्रोड्यूसर सभी फैक्टर को न तो नई मशीनरी परचेस कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, न वो नई बिल्डिंग परचेस कर सकता है एकदम से। वो सिर्फ क्या कर सक रहा है? वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सक रहा है, या फिर रॉ मटेरियल बढ़ा सक रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? इसी प्रकार से वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सक रहा है। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें लेबर सबसे मेन है। हम यहाँ पर जो लेबर है, जो वेरिएबल फैक्टर है, इसको यहाँ पर हम वेरिएबल मानते हैं। फिक्स फैक्टर के साथ इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। तो किस प्रकार का प्रोडक्शन फंक्शन एक प्रोड्यूसर को मिलता है, वही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। सिंपल भाषा में समझते हैं। अब इसको हम डेफिनेशन वाइज देखें, या ये लॉ क्या है, तो आप देख सकते हैं सामने, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टेट्स दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर, बता आगे से बात समझ में आपको, क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? किसी पर्टिकुलर एक फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। प्रोडक्शन इज इंक्रीज व्हाइल ऑल अदर फैक्टर हेल्ड कांस्टेंट, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल इवेंचुअली डिक्रीज। यानी उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो घटेगा। जैसे जैसे उस वेरिएबल फैक्टर लेबर की यूनिट को बढ़ाया जाएगा, तो उस वेरिएबल फैक्टर लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? जब किसी एक फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया जाए, तो उससे जाहिर है टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है? जो भी चेंज आ रहा है वो उस प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब उस फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये बात आगे समझ में? यानी जैसे जैसे शॉर्ट टर्म में वेरिएबल फैक्टर की एक एक यूनिट को बढ़ाया जाएगा, तो एक सर्टेन कंडीशन तक हो सकता है बढ़ेगा उसका मार्जिनल प्रोडक्ट, मगर वो घटेगा जरूर। यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। इसकी डेफिनेशन को देखें आगे हम। डेफिनेशन आपके सामने, दिस लॉ स्टेट्स व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर, कौन सा माना हमने यहाँ पर? लेबर। यानी लेबर को हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, इन प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज्ड, उसकी क्वांटिटी, लेबर क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा। ऑल अदर फैक्टर्स सच एज कैपिटल, लैंड, टेक्नोलॉजी, इन सबको यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे। तो रिमेन कांस्टेंट, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर फर्स्ट इंक्रीजेस। हो सकता है उस पर्टिकुलर जो फैक्टर है, लेबर है, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट
पहले बढ़ जाए, पहले क्या होगा, वो बढ़ जाए, ठीक है। देन रीचेज अ मैक्सिमम एट अ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट तक वो बढ़ेगा, फिर एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज, और उसके बाद वो घटना शुरू हो जाएगा। बस यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। बात तो इतनी सी है, सब ये बता रहा है कि शॉर्ट रन में जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को लगातार बढ़ाया जाता है, तो उस वेरिएबल फैक्टर को, जिसकी यूनिट को लगातार बढ़ाया जा रहा है, उस वेरिएबल फैक्टर का जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो एक सर्टेन कंडीशन तक हो सकता है बढ़े, और उसके बाद वो जरूर रूप से घटता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक सामने आपके देख रहे हैं स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक हो रहा है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करिए, ठीक है। आपको लगता है आपके दोस्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो उसे शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, आप ये जरूर भेजिएगा, ठीक है। और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी क्वेरी, वो जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। अब ये जो रूल है, यानी ये जो हम नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो लॉ है, ये लॉ कुछ सर्टेन मान्यताओं पर, एजम्पशन पर बेस्ड है। वो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या देख रहे हैं आप, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज स्टेबल, मतलब टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है। टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही, लेबर बढ़ा रहे हैं, लेबर जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर लेबर का चेंज का इफेक्ट, लेबर बढ़ाने पर या घटाने पर हम टोटल प्रोडक्ट पर इफेक्ट देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानेंगे, हम ये मानते हैं कि लेबर उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोसेस रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। बाकी के जो भी फैक्टर है उन सबको क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हुई या कैपिटल हुई, लैंड हुई, बाकी सभी फैक्टर को, लेबर को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर को कांस्टेंट माना जा रहा है। द क्वांटिटीज ऑफ अदर फैक्टर्स और प्रोडक्शन सच एज कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर रिमेन फिक्स्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, द टाइम फ्रेम इज शॉर्ट टर्म। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, यह जो लॉ है वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। यह जो लॉ है वो शॉर्ट टर्म में ही अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम शॉर्ट टर्म माने जाते हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं। तो ये लॉ जो है पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म से ही रिलेटेड है, ओके। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं आपके सामने 3 प्रकार के स्टेजेस हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नेक्स्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और उसके बाद है नेगेटिव रिटर्न्स। अब ये तीनों स्टेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डायग्राम देखेंगे और इसकी टेबल को भी समझेंगे। ये डायग्राम क्या बता रहा है, टेबल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी टेबल को लेते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो आपके सामने देख रहे हैं एक टेबल है, इसमें तीनों स्टेजेस हैं। स्टेज फर्स्ट स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी है, और स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स भी है। तो क्या है, कैसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या माना गया है कि जो यूनिट्स ऑफ लेबर है उसकी क्वांटिटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, और हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो लैंड है उसकी यूनिट्स फिक्स है, 1 1 1, जैसे आप देख रहे हैं 1 1 1 1। यानी जब हम 1 हेक्टेयर लैंड पर 0 यूनिट लेबर को लगाएंगे तो जाहिर है प्रोडक्शन भी 0 होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी 0 होगा, और मार्जिन प्रोडक्ट भी 0 होगा। यानी हमें दोनों ही फैक्टर का पॉजिटिव वे में होना जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर 0 है तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब जब 1 हेक्टेयर लैंड कांस्टेंट माना है, उसके साथ हम 1 यूनिट ऑफ लेबर को लगाते हैं, तो आप देख रहे हैं टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया है, 20, एवरेज प्रोडक्शन 20। अब एवरेज प्रोडक्शन क्या है, मार्जिन प्रोडक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इस पर भी वीडियो आ जाएगा आपके लिए। और साथ साथ मार्जिन प्रोडक्ट भी यहाँ पर 20 है। फिर नेक्स्ट जब सेकेंड यूनिट को लगाए, किसके साथ, जब फिक्स फैक्टर जो लैंड है 1 हेक्टेयर लैंड है उसके साथ सेकेंड यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर लेबर है उसको लगाया गया, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया अब 60, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया यहाँ पर 30, और मार्जिन प्रोडक्ट क्या हो गया, मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट वेरिएबल फैक्टर को लगाया जाए तो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पर हमें मार्जिन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। मार्जिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पर 40, यानी 20 से ये 60 हो गया,
तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एमपी जो है उसका, वो एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, वो हो जाएगा 40, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। तो अब एक बात आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर लैंड को लिया था 1 1 1 1 1 1 1। इनके बीच में रेशो देखिए, पहले क्या था 1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। यानी जो इन दोनों के बीच में रेशो है, प्रोपोर्शन है, लगातार बदल रहा है। दैट्स वाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी हर एक प्रोपोर्शन स्टेज पर जो प्रोपोर्शन है फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर के बीच में, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अब देख रहे थे हम यहाँ पर कि जब 0 यूनिट लगाए तो टीपी 0 है, एपी भी 0 है, एमपी भी 0 है। फर्स्ट यूनिट इंगेज की तो टीपी बढ़ के हो गया 20, एपी 20, एमपी भी 20। सेकंड को लगाया वेरिएबल फैक्टर, सेकंड को फिक्स फैक्टर के साथ इंगेज किया तो टीपी हो गया 60, एपी हो गया 30 और एमपी हो गया 40। ठीक है, तो इस प्रकार से टीपी बढ़ रहा है, एपी की कंडीशन आप देख रहे हैं और एमपी की कंडीशन आप देख रहे हैं। ये तो बात हो गई। यानी जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, उसकी यूनिट को बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका टीपी आप देखिए, टीपी जो आप देख रहे हैं वो उसमें उस किस प्रकार से टीपी जो है वो बढ़ रहा है, वो हम यहाँ पर देख सक रहे हैं। ठीक है, पहले टीपी जो है इस लेवल तक बढ़ता जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और टीपी में जो चेंज है, टीपी में जो चेंज है, बढ़ने की रेट है, वो बताता है एमपी। और आप देख सकते हैं एमपी जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0, 20, 40, 60 एंड 40। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट स्टेज का एंड कहाँ होता है। फर्स्ट स्टेज वहां पर एंड मानी जाती है जहां पर फर्म के लिए उस पर्टिकुलर जो लेबर है उसका एपी और एमपी दोनों इक्वल हो, और वो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 पर। कलर बदल देते हैं हम, देख रहे हैं आप यूनिट नंबर 4 पर फर्म के लिए एवरेज प्रोडक्ट भी वही है उस वेरिएबल फैक्टर का, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी वही है। तो जहां पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, वो कहलाती है फर्स्ट स्टेज। उसके बाद भी और अगर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाएगा तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं उसका एमपी घटता जाएगा। 40 था, 20 हो गया, अब 0 हो गया। ठीक है, जैसे ही 0 हुआ एमपी, ध्यान रखिएगा एमपी जैसे ही 0 होगा, इसको और हम चेंज कर देते हैं, जैसे ही एमपी 0 हुआ, एमपी यानी 6 यूनिट जब वेरिएबल फैक्टर को लगाया गया तो उस कंडीशन में उसका जो एमपी है वेरिएबल फैक्टर का एमपी वो 0 हो गया। ठीक है, और टीपी मैक्सिमम हो गया, मतलब 180 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस 180 के बाद और एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को लगाया जा रहा है तो उस कंडीशन में टीपी घट गया है, 160 हो गया, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो माइनस में चला गया। तो ये तो हुआ टेबल ऑफ फॉर्म। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने पूरी जो टेबल है, इसमें उस एमपी को, उस वेरिएबल फैक्टर के एमपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न की कहलाएगी, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न कहलाएगी। क्यों? क्योंकि माइनर प्रोडक्ट लगातार घट रहा है। और फर्स्ट स्टेज जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाएगी। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि एवरेज प्रोडक्ट जो है इस स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट लगातार बढ़ता रहता है, एपी जो है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में रिटर्न्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, टेबल ऑफ फॉर्म में अपन देख लिया, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कैसे बनाएंगे आगे आप देख रहे हैं, जैसे कि कोई डायग्राम नहीं बना रखा है, इसलिए क्यों? क्योंकि हम यहां पर डायग्राम को बनाकर समझेंगे कि डायग्राम क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें x एंड y एक्सिस को थोड़ा ऊपर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हमने यहां पर लाइन के थ्रू ले लिया y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। ओके, तो यहां पर हम ले लेते हैं लेबर, यहां पर आ जाएगा लेबर की यूनिट्स, और यहां पर आ जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में टीपी, एपी, एमपी तीनों आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर टीपी कर्व बनाना है सबसे पहले। तो टीपी कर्व क्या होता है, पहले ध्यान रखिएगा टीपी कर्व कैसे बनाते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
पहले ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो घटना शुरू कर देता है। देख रहे हैं आप? तो जहां से घटना शुरू कर रहा है, मतलब जहां पर मैक्सिमम हुआ वहां से अपन एक पॉइंट लेना है और वहां से अपन एक लाइन खींचेंगे। उसको कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यहां से अपन ने एक लाइन ली जहां से टीपी, कौन सा कर्व? टीपी कर्व जो है वो यहां पर देख रहे हैं आप, वो मैक्सिमम है। ठीक है। फिर सेकंड हम लेंगे जहां से टीपी अपना शेप चेंज कर रहा है, मतलब टीपी इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ने के बजाय डिमिनिशिंग रिटर्न से बढ़ना शुरू कर रहा है। वो पॉइंट हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने वो पॉइंट है लगभग ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, मैंने जो लगाया यहाँ पर, ये वाला पॉइंट ऐसा है, इसके पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू कर रहा है। तो ये पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखिएगा, पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा और डाउन ट्रेंड में जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद एक लाइन हमने यहाँ पर भी ले ली। अब उसके बाद बेसिक हमें यहाँ पर समझना है कि एमपी और एपी कैसे बनेंगे। एमपी जनरली क्या होता है, एमपी कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होता है। ये लगभग ये इसको यहाँ पर फर्स्ट यूनिट मान रहे हैं, तो यहां से एमपी शुरू हुआ, मैक्सिमम ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद जैसा कि आपने टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप को समझा है, उसके बाद एमपी लगातार फिर घटने लगता है। ठीक है, तो जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है, जहां पर टीपी मैक्सिमम है वहां पर एमपी 0 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह टॉलर प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट में जब रिलेशनशिप पूछे जाते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता सके कि कौन सा वीडियो मुझे आगे बनाना है आपके लिए। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर क्या समझा हमने कि जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा एमपी वहां पर 0 होगा। ओके, तो ये हो गया आपके सामने एमपी कर्व। ओके, नेक्स्ट एपी कर्व। अब हमें एपी कर्व बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ये एपी कर्व ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार से ये मैंने यहां पर बनाया, जहां पर ये एपी कर्व हो गया, जहां पर एपी और एमपी कट करेंगे। देखना अब ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर एपी अपने हाईएस्ट पर होना चाहिए, एपी अपने हाईएस्ट पर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर एमपी और एपी दोनों बराबर हैं और यहां पर एपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, उसके बाद एपी क्या है, नीचे की तरफ घटता जा रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर जो है वो एपी, एमपी और टीपी को लेते हैं। यह देख रहे हैं आप सामने, ये अपने सामने टीपी कर्व है, ये एपी कर्व है और एमपी कर्व है। इन तीनों कर्व को लेते हुए हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है और आपके सामने अब कंडीशन हम ड्रॉ करेंगे किस प्रकार से द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो स्टेजेस हैं कैसे उसको ड्रॉ किया जा सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज जब लेबर को लगातार इंक्रीज किया जाता है तो क्या बढ़ता है स्टार्टिंग में कि उसका माइनर प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, वो बढ़ता है। देख रहे हैं आप, इसका जो माइनर प्रोडक्ट है वो बढ़ा, ये आपके सामने माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, पहले बढ़ेगा और उसके बाद एक सर्टेन और एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद और अगर लेवल को बढ़ाया जाएगा तो उस कंडीशन में उसका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, घटता जाएगा। यह है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसकी स्टेजेस हमें यहां पर देखनी है, तो क्या देखने है कि जब हम लेबर को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं तो इस एमपी क्या हुआ, पहले बढ़ा फिर उसके बाद घटने लग गया। ये तो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बताता है कि एमपी इस प्रकार से रिएक्ट करता है। अब इस लॉ को ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की स्टेजेस पे डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज वहां होगी जहां पर एपी और एमपी दोनों हाईएस्ट होंगे, यानी ये आप देख रहे हैं अपना सामने, ये जो है जहां पर एपी और एमपी दोनों बराबर है, ये यहां पर अपनी फर्स्ट स्टेज कहलाएगी। ध्यान रखिएगा क्या है, यहां पर एपी इज इक्वल टू एमपी, ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर जहां पर एपी और एमपी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगी अपने फर्स्ट स्टेज।
ध्यान रखिएगा इस बात को। ये अपने सामने फर्स्ट स्टेज है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में डिनोट कर देता हूं। ये जो पूरी स्टेज है, इस पूरी स्टेज में आप क्या देख रहे हैं, वापस बता रहा हूं मैं, ये इस पॉइंट तक फर्स्ट स्टेज है, यानी लेबर को हमने यहां तक बढ़ाया, तो उस कंडीशन में उसका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक बात आप देखिएगा, एवरेज प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी जिस एक फैक्टर को बढ़ाया गया है उसके रिटर्न हमें यहां पर बढ़ते हुए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज। कहां पर ऐड होगी, जहां पर एपी और एमपी दोनों बराबर होंगे। ओके, अब इसके बाद, यानी ये जो आप लेवल देख रहे हैं, इसके बाद और लेवल को बढ़ाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में एमपी को देखिए क्या हो रहा है, एमपी घटता जा रहा है लगातार। ठीक है, एपी भी लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और टीपी भी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। टीपी जो बढ़ रहा है ना, वो कैसे बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से। पूरी स्टेज में देखिए वापस, टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, एपी लगातार डाउनफॉल में है, एमपी भी लगातार डाउनफॉल में है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये वाली स्टेज क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। पर्टिकुलर जिस फैक्टर को बढ़ा रहे हैं उसके रिटर्न बढ़ते हुए हैं। फिर ये वाली स्टेज क्या कहलाएगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बात आगे समझ में, दो स्टेज आगे समझ में। पहली स्टेज कहाँ होगी, जहां पर एपी एमपी दोनों बराबर है, वहां पर पहली स्टेज की मानी जाती है। उसके बाद भी और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो माइनर प्रोडक्ट है वो डाउन ट्रेंड में होगा, एपी घटेगा, टीपी डिमिनिशिंग से बढ़ेगा। तो ये पूरी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी इसकी यहाँ पर क्या कहलाएगी, ये जो है ना पूरी, ये पूरा मैंने रेड कर दिया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं, ये पूरी इसकी सेकंड स्टेज है। और फर्स्ट स्टेज देखें तो ये इसकी पूरी फर्स्ट स्टेज है। अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पर आपको डिनोट कर दिया। ये पूरी इसकी फर्स्ट स्टेज और ये इसकी पूरी सेकंड स्टेज। ओके, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बारे में अभी हमने यहाँ पर समझा है। और अब हम यहाँ पर इसकी थर्ड स्टेज के बारे में लेंगे कि थर्ड स्टेज क्या है। यानी जब हम लेबर को लगातार, जब मार्जिनल प्रोडक्ट, अब ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेज एंड कहाँ होती है, मैंने भी बताया था आपको कि जहां पर, कलर चेंज कर लेते हैं, जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा और वहां पर एमपी 0 होगा, ये हो जाएगी सेकंड स्टेज का एंड। मतलब यहां तक लेबर को बढ़ाया जाता है, उस कंडीशन में एमपी जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया यहां पर 0। उसके बाद भी और अगर लेबर को बढ़ाया जाता है तो फिर आप देख सकते हैं, उसके बाद भी और अगर लेबर को बढ़ाया गया है तो एमपी क्या हो गया है, नेगेटिव। मतलब एमपी जो है वो इस एक्स एक्सिस से भी नीचे चला गया है, मतलब नेगेटिव में हो गया। यानी जब एक प्रोड्यूसर लगातार वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए, तो एक सर्टेन एम्प्लॉयमेंट लेवल तक एमपी उसका बढ़ता है, उसके बाद एमपी डाउन ट्रेंड में आता है, फिर 0 भी हो जाता है और उसके बाद वो नेगेटिव भी हो जाएगा। वापस देखिए आप, पहले एमपी इस आउटपुट लेवल तक मैक्सिमम हुआ, फिर एमपी लगातार डाउन ट्रेंड में आया, 0 हो गया और फिर उसके बाद वो नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, यानी जब 0 हो जाए, एमपी जो है वो 0 हो जाए, उसके बाद भी वेरिएबल फैक्टर लेबर को बढ़ाया जाएगा, तो उस कंडीशन में टीपी क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा और एपी एवरेज प्रोडक्शन लगातार डाउन ट्रेंड में रहेगा। दैट्स वाई ये जो थर्ड स्टेज ये कहलाती है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, या फिर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। जिस फैक्टर को बढ़ाया जा रहा है उसके रिटर्न यहां पर नेगेटिव मिल रहे हैं। रिटर्न कौन बता रहा है, एमपी। ध्यान रखिएगा, किसी भी फैक्टर के रिटर्न कौन बता रहा है, एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट को देखा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग ट्रेंड में है, फिर नेगेटिव ट्रेंड में। तो ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर इन तीनों स्टेजेस को ड्रॉ करते हैं। ये आप देख सकते हैं अपने सामने, ये जो है फर्स्ट स्टेज है, ये इसकी सेकंड स्टेज है और ये इसकी थर्ड स्टेज है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। ठीक है, ये आपके सामने तीनों स्टेजेस हैं और इन तीनों स्टेजेस को किस प्रकार से बनाया जाता है, बुक में डायग्राम होंगे,
आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने आपको बताया है, वीडियो को वापस आप पोस्ट करके देखिएगा, समझिएगा किस प्रकार से डायग्राम बना है। और अगर आप चाहते हैं कि टीपी और एमपी या एपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके डायग्राम को कैसे बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आपको लॉ समझ में आया होगा। बहुत बेसिक सा लॉ है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, पूछे ही जाते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस लॉ से रिलेटेड आपको समझ में आई है। और अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, ठीक है। तो बढ़े आगे, मिटा हूँ सबको, क्लियर आएगा समझ में डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे क्या है। अब इसके थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देख लेते हैं अपन, इसको थोड़ा छोटा कर दें। ये आपके सामने 3 स्टेजेस हैं, फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं अपन। फर्स्ट स्टेज, इन दिस स्टेज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेटर इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। यानी टीपी क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। दिस इज बिकॉज इन द बिगनिंग देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द अदर फैक्टर्स। एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस दे स्टार्ट वर्किंग मोर एफिशिएंटली एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस। मतलब ये फिक्स फैक्टर की जो कैपेसिटी, ये वेरिएबल फैक्टर आपने इसको बढ़ाया तो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का तालमेल होने लगा, तो जाहिर है प्रोडक्शन बढ़ना ही है। इसलिए टीपी जो है वो मैक्सिमम मतलब स्पीड से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इन दिस स्टेज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट अ स्लो इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। द रीजन ऑफ फॉर दिस that the number of workers start increasing in proportion to other factor. As the number of workers increases, they do not have enough space, equipment and other resources to work. मतलब एक जमीन के टुकड़े पर 5 आदमी काम कर सकते हैं। एक लेबर को लगाया, दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, चौथे को लगाया, पांचवे को लगाया, फिर उसके बाद छठे को लगाओगे, सातवें को लगाओ। हो सकता है कुछ एफिशिएंसी आए, स्पेशलाइजेशन आए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर इतना स्पीड से नहीं जितना कि फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा था। टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। यानी जब स्टार्टिंग में फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो वेरिएबल फैक्टर जो है वो फिक्स फैक्टर की पोटेंशियल का यूज़ करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अब फिक्स फैक्टर की जो कैपेसिटी उसका पूरा यूज़ हो गया है, उसके बाद हम और वेरिएबल फैक्टर को लगाए जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, बस स्लो स्पीड से बढ़ेगा। और थर्ड स्टेज जो है वो टोटली स्टेज ऑफ नॉनसेंस कहलाती है। यानी हमने अभी देखा था डायग्राम में कि तीसरी स्टेज में कोई भी प्रोड्यूसर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं, एमपी उसका नेगेटिव हो जाता है। तो इन दिस स्टेज एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू अ डिक्रीज इन टोटल आउटपुट। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वर्कर्स बिकम्स टू हाई इन प्रोपोर्शन टू अदर फैक्टर्स। एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर वर्क विच लीड्स टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन। मतलब फिक्स फैक्टर था, वेरिएबल फैक्टर था, हमने जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर एक कंडीशन तक बहुत बढ़ गया तो फिक्स फैक्टर तो कम रहा। तो फिर जाहिर है उस कंडीशन में जो वेरिएबल फैक्टर हैं वो पहले से काम करने वाले फैक्टर को इंटरफेयर करते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय वहाँ पर और घटने लग जाता है, आपस में ही एक दूसरे की वो बुराई करने में लग जाते हैं। तो ये है भैया जी पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, बात आपके वापस सामने आ गई है। अगर मेरी मेहनत आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ साथ आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।